मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। और पिछले वीक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था इंग्लिश बुक में, तो आइए उसको देखा जाए। इससे पहले हम लोगों ने आइंस्टीन के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। इनके बेसिक जो इनका लाइफ था इस तरीके से। चलिए अब आइए देखते हैं। अ वेरी बिग हेड, पेज नंबर 73 से सारे बच्चे ध्यान देंगे। आइंस्टीन वॉज बॉर्न विथ सच एन इनॉर्मस हेड दैट हिज मदर थॉट ही वॉज डिफॉर्म्ड। आइंस्टीन का जो सर था, जब जिस समय आइंस्टीन का जन्म हुआ तो उनका सर जो था बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उनकी माँ ने जब इस बात को देखा जन्म के बाद, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये डिफॉर्म्ड है, यानी कि बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से फॉर्म किया गया है। आइंस्टीन्स हेड, in fact his brain has been a source of curiosity for the scientific community for a very long time. उनका सर तो बड़ा था, लेकिन उसके अंदर जो उनका दिमाग था वो खास करके वैज्ञानिक समुदाय के लिए जो है एक चिंता का विषय था। एक बहुत लंबे समय तक सारे वैज्ञानिक उन्हीं के दिमाग के बारे में सोचते रहे, ध्यान देते रहे। After Einstein's death, scientists revealed that he did have a larger head than the average human being. जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो सारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया इस बात को कि आइंस्टीन का जो हेड था वो दूसरे ह्यूमन बीइंग की अपेक्षा बड़ा था। One study also claims that Einstein's parietal lobe, responsible for mathematical thought, was 15% larger than the average person's. ठीक है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि आइंस्टीन का जो पैरिटल लोब है, यानी कि एक छेद है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल थॉट, उसी से पूरी तरह से वो मैथमेटिकल थॉट जो है उनके मन में आता है। और एंड विच वाज 15% लार्जर देन द एवरेज पर्सन्स, जो कि किसी भी एवरेज पर्सन से 15% बड़ा था। आइंस्टीन्स ब्रेन वॉज स्टोलन, आइंस्टीन का दिमाग चोरी कर लिया गया। आइए देखें। आफ्टर आइंस्टीन डाइड इन प्रिंसटन हॉस्पिटल ऑन 18 अप्रैल 1955, थॉमस हार्वी, द पैथोलॉजिस्ट हु डिड हिज ऑटोप्सी, टुक हिज ब्रेन विदाउट परमिशन। जब आइंस्टीन की मृत्यु प्रिंसटन हॉस्पिटल में 18 अप्रैल 1955 को हुई थी, तो जो पैथोलॉजिस्ट था, पैथोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो कि मरे हुए व्यक्ति को, यानी कि लाश को क्या करता है, आदमी की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, इसका पता लगाता है पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट जो थे उस समय थॉमस हार्वी, बिना किसी को कहे हुए वो उनका दिमाग जो है लेकर चले गए वहाँ से। He was fired from the institution for refusing to return the brain. जब बाद में उस इंस्टीट्यूशन वालों ने, उस अस्पताल वालों ने उस पैथोलॉजिस्ट से जब उनका दिमाग मांगा, ब्रेन जब मांगा उन्होंने, तो डॉक्टर थॉमस हार्वी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये दिमाग नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस पर कुछ जांच पड़ताल, कुछ खोज परीक्षण करना चाहता हूँ। और जिस वजह से उन्हें आगे चल कर के
उन्हें उस इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया गया, यानी कि डॉक्टर के पद से हटा दिया गया। He kept it for over 40 years before finally returning it in 1998. हाँ, और उस डॉक्टर ने आइंस्टीन के दिमाग को 40 वर्ष तक 40 इयर्स तक उसको अपने पास रखा और अंत में 1998 ईस्वी में, ठीक है, उस डॉक्टर ने आइंस्टीन के दिमाग को इंस्टीट्यूशन वालों को वापस किया। हार्वी ऑल्सो रिमूव्ड आइंस्टीन्स eyeballs and gave them to Henry Abrams, the physicist's eye doctor. हार्वी ने क्या किया कि आइंस्टीन के आई बॉल को, आंखों का जो इसको डिम्मा कहते हैं, गोली, ठीक है, इसको आंख निकाल करके, और डॉक्टर हार्वी ने उसे हेनरी एब्राम्स को दे दिया, जो कि एक फिजिसिस्ट आई के आंखों के डॉक्टर थे, उनको दे दिया। दे रिमेन टू दिस डे इन अ सेफ इन न्यूयॉर्क, और उनकी ये चीज़ें, आंख और दिमाग, आज भी यूएसए के न्यूयॉर्क में संभाल करके रखा गया है इसे। He was a quiet kid, quiet मतलब शांत, एक शांत रहने वाले बच्चे थे। Einstein's speech development was significantly delayed. आइंस्टीन के बोलने की शक्ति जो थी वो देर से हुई, यानी कि उन्होंने देर से बोलना शुरू किया। He didn't begin speaking until the age of 4. जब तक वो 4 वर्ष के नहीं हुए तब तक वो नहीं बोलते थे। According to some accounts, he mumbled to himself until he was about 9 years old. कुछ लोगों ने यह भी जानकारी दी कि जब तक वो 9 वर्ष के हुए, 9 वर्ष तक जो है वो अपने आप से बात करते थे, मतलब धीमे से आवाज़ में फुसफुसा करके बातें करना, उस तरह से बातें करते थे 9 वर्ष तक। He is said to have finally broken the silence by telling his parents, "The soup is cold." हाँ, अंत में सबसे पहली बार जब वो 4 वर्ष के हुए तो उन्होंने सबसे पहली बार जो बोला था वो था, अपने पेरेंट्स को बोला था उन्होंने, "द सूप इज़ कोल्ड", अरे सूप ठंडा हो गया। When asked why he hadn't spoken before, he replied that everything had been fine until then. जब उनसे उनके माता पिता ने पूछा कि बेटा सूप ठंडा हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि अरे तब तक तो सब कुछ ठीक था, ठंड तो बाद में न हुई है, पहले तो ठीक था सारा चीज़, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। इकोनॉमिस्ट Thomas Sowell later coined the term Einstein syndrome for exceptionally bright people who have early problems with speech. बाद में चल कर के टॉमस सोवेल, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक टर्म लागू किया, ठीक है, आइंस्टीन सिंड्रोम। आइंस्टीन सिंड्रोम वैसे बच्चों के लिए यूज़ किया गया जो कि एक्सेप्शनली ब्राइट लोग थे, यानी कि बिना किसी बेवजह, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी फैसले के, वो उनका, जिसको देखने से ही लग जाता था कि इस बच्चे का करियर जो है बहुत ब्राइट होने वाला है। Who have early problems with speech, तो वैसे बच्चे जिनको शुरू में बोलने की दिक्कत होती है, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए इकोनॉमिस्ट टॉमस सोवेल ने एक टर्म लागू किया जिसको नाम दिया गया आइंस्टीन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट इज लव फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए प्रेम, संगीत प्रेम। A
Apart from being a brilliant scientist, Einstein also had a flair for music. एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ उन्हें म्यूजिक से भी काफ़ी अच्छा लगाव था. His mother was an accomplished pianist and taught Einstein to play the piano and violin. उनकी माँ एक जानी मानी पियानिस्ट थी और उन्होंने अपने बेटे आइंस्टीन को भी पियानो और वायलिन बजाना सिखाया. As a teenager, he developed a love for the violin. जब वो छोटे बच्चे ही थे उसी समय से उन्हें वायलिन बजाना काफ़ी पसंद आने लगा. Einstein loved the works of Bach and Beethoven. Bach और Beethoven ने जो काम किया वो आइंस्टीन को काफ़ी पसंद आया. However, his favorite was Mozart. लेकिन उनका जो सबसे पसंदीदा म्यूजिशियन था वो था मोजार्ट. He called Mozart a musical physicist. वह मोजार्ट को एक म्यूजिकल फिजिसिस्ट कहते थे. ठीक है. He used to play classical music as a brainstorming technique while working on his scientific theories. ठीक है. वो जब कभी भी तो आइंस्टीन जब कभी भी क्लासिकल म्यूजिक प्ले करते थे तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे. ठीक है. किसी चीज़ को याद करते हुए वो अपना पियानो भी बजाते जा रहे हैं और कोई चीज़ उनके मन में हलचल मचा रहा हो. कोई इट कुड बी अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है या कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हो. उसके बाद है अदर पैशन और उनकी दूसरी चाह. His other great passion in life was sailing. Although he didn't know how to swim, it didn't stop him from sailing. उनका जो दूसरा जीवन का जो दूसरा चाह था वो था सेलिंग. सेलिंग मतलब कि तैरना, यानी कि नाव की सवारी करना. Although he didn't know how to swim, it didn't stop him from sailing. यद्यपि वो तैरना बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन इससे उनके उस रुचि पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने सेलिंग करना, नाव पर सवारी करना जारी रखा. He thoroughly enjoyed it. उन्होंने thoroughly पूरी तरह से इसे enjoy किया. He accomplished some of his most important work while being on sailing vacations. उन्होंने अपने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क, अपना कुछ इम्पॉर्टेंट काम जो है किया while being on sailing vacations. जब वो नदियों की यात्रा पर थे, समुद्री यात्रा पर थे, तो उन्होंने अपना उसी छुट्टी के दौरान अपने कुछ काम को उन्होंने पूरा किया. हैट्रेड फॉर सॉक्स. सॉक्स मतलब मोजा, दैट वी वेयर इनसाइड द शूज. शूज़ के जो नीचे पहनते हैं. हैट्रेड फॉर सॉक्स. सॉक्स से उन्हें कैसे घृणा था. आइए, अनदर क्वार्की fact about the legendary scientist was that he hated wearing socks. दूसरा जो तथ्य था उस महान वैज्ञानिक के बारे में वो ये था कि उन्हें मोजे से यानी कि सॉक्स से काफ़ी नफरत हुआ करता था. उन्हें अच्छा नहीं लगता था सॉक्स पहनना. आइंस्टीन was also very proud that he would never wear socks. आइंस्टीन को के मन में यह भी घमंड था कि वो कभी भी अपने जीवन में, अपने लाइफ के दौरान वो मोजे नहीं पहनेंगे. In a letter he once wrote, "Even on the most solemn occasions, I got away without wearing socks and hid the lack of civilization in high boots." ठीक है. एक
लेटर में उन्होंने लिखा था कि जब कोई ख़ास मौका आता है तो मैं लंबी ऊंचे बूट्स पहनता हूँ ताकि लोग मुझे अनसिविलाइज्ड न कहें, क्योंकि मैं जूते के नीचे मोजे नहीं पहनता हूँ तो हो सकता है कि लोगों की नज़र उस पर पड़े और मुझे बुरा भला कहे या अनसिविलाइज्ड कहे। तो उसकी जगह पर वो क्या करते थे, अपने कभी भी किसी ओकेजन पे जाते थे तो वो लंबा जूता पहना करते थे, ठीक है, ताकि किसी को भी उस मोजे के बारे में पता नहीं चले कि मैंने मोजा नहीं पहना है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज। The most interesting aspect of Einstein's scientific work was that he never won the Nobel Prize for his general and special theory of relativity, both of which account for much of his stardom even today. सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, सबसे मनोरंजक बात तो ये है कि आइंस्टीन को अपने जीवन के दौरान कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। खास करके जो उन्होंने एक स्पेशल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी के लिए, इसके लिए बोथ ऑफ विच अकाउंट फॉर मच ऑफ हिज स्टारडम इवन टुडे। जनरल और स्पेशल थ्योरी जो उन्होंने रिलेटिविटी का दिया था, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और कोई नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिला उन्हें। लेकिन आज भी वे थ्योरीज ऐसे थ्योरीज हैं जो जिसे आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उस आधार पे। इंस्टेंट ही वन द 1921 नोबेल फॉर हिज वर्क ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाद में चलकर के 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में प्रेसिडेंशियल ऑफर। इन 1952 आइंस्टीन पास्ड ऑन एन ऑफर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। 1952 ईस्वी में आइंस्टीन को ऑफर दिया गया इजराइल के राष्ट्रपति पद संभालने के लिए। इजराइल्स फर्स्ट प्रेसिडेंट चाइम विज़मैन often referred to Einstein as the greatest Jew alive and asked Einstein if he would be willing to lead the nation. इजराइल के जो प्रथम राष्ट्रपति थे चाइम विज़मैन, ठीक है, वो आइंस्टीन को सबसे महान यहूदी मानते थे, सबसे महान जीवित यहूदी मानते थे। और इसलिए उन्होंने आइंस्टीन से पूछा कि क्या आप इस देश को आगे लेकर चलना चाहेंगे, आप इस देश को रास्ता दिखाना चाहेंगे। However, Einstein refused by saying, "I lack both the natural aptitude and the experience to deal properly with people and to exercise official functions." लेकिन आइंस्टीन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरे अंदर नेचुरल एप्टीट्यूड यानी कि एंड द एक्सपीरियंस टू डील प्रॉपर्ली विद पीपल, और लोगों के साथ कैसे बातचीत की जाती है, कैसे डील की जाती है, ये मुझे नहीं आता है। एंड टू एक्सरसाइज ऑफिशियल फंक्शंस, और मुझे ये ऑफिशियल सरकारी दफ्तर का जो क्रियाकलाप होता है ये भी मुझे नहीं आता है, मुझे पसंद नहीं है। और उन्होंने इस तरीके से मना कर दिया। इजराइल का राष्ट्रपति पद संभालने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद है हिटलर्स रोल, हिटलर का योगदान। हिटलर प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग आइंस्टीन लीव हिज होमलैंड। आइंस्टीन को जर्मनी से यूएसए शिफ्ट करने में, यानी कि जर्मनी छोड़ने में उनकी मुख्य भूमिका रही हिटलर की। इन 1933, just 1 month after Hitler became the Chancellor of Germany, Einstein came to the United States and he did not need to look back.
1933 ईस्वी में जब हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, उसके ठीक 1 महीने के बाद आइंस्टीन केम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक 1 महीने के बाद आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स से शिफ्ट हो गए एंड ही डिड नॉट नीड टू लुक बैक, और उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। Knowing that Germany was no longer a safe place for Jews, he never again returned to his country of birth. यह जानते हुए आइंस्टीन ने सोचा कि जर्मनी यहूदियों का देश नहीं है, बल्कि यहूदियों के लिए वह जगह काफ़ी खतरनाक है। यह सोचते हुए वो कभी अपने नेटिव कंट्री, नेटिव लैंड जर्मनी नहीं गए वापस। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ। दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन के बारे में था, जो कि आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इनके जीवन से कुछ प्रेरणा लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।